हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और हमारा पहला प्रश्न है कि हारमोनियम का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया। हारमोनियम का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर डिवेन। क्या नाम है जी? तो अलेक्जेंडर डिवेन। अलेक्जेंडर डिवेन कब किया? तो 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में। पश्चिमी देशों में हारमोनियम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एवं 20वीं शताब्दी के शुरुआत में खूब प्रचार में रहा। भारत में सर्वप्रथम हारमोनियम ब्रिटिश लोगों के द्वारा औपनिवेशिक काल के दौरान लाया गया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक भारत में प्रचलित हारमोनियम के आविष्कारक कौन कहे जाते हैं? आधुनिक भारत में प्रचलित हारमोनियम के आविष्कारक कौन कहे जाते हैं? तो उनका नाम है द्वारका नाथ घोष। द्वारकानाथ घोष। ठीक है। ये कोलकाता के रहने वाले थे। कोलकाता के रहने वाले थे। इनकी कंपनी द्वारिकन एंड सन्स के नाम से हारमोनियम निर्यात के रूप में मशहूर है। हाथ से बजाने वाले हारमोनियम के आविष्कारक यही हैं। ठीक है। यूरोपीय हारमोनियम की धौंकनी पांव से चलाया जाता था, ये भी याद रखिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। द्वारकानाथ घोष जी ने हारमोनियम वाद्य यंत्र के आंतरिक स्वरूप जैसे रीड बोर्ड, कीबोर्ड और धौंकनी आदि में परिवर्तन करके इसका उत्पादन कब शुरू कर दिया था? वो सन कौन सा था? तो वो है आपका 1884। क्या है जी? तो 1884 ईस्वी में इन्होंने इस काम को आरंभ कर दिया था। और यही नहीं, आधुनिक स्केल चेंजर जो हारमोनियम है इन्हीं की देन है। ठीक है। हारमोनियम का प्रमुख वाद्य के रूप में प्रथम बार किसने प्रयोग किया? तो आपका यहाँ पर में उत्तर हो जाएगा कि स्वर्गीय दादा मोदक ने। स्वर्गीय दादा मोदक। स्वर्गीय दादा मोदक ने। ठीक है। उन्होंने भारत के प्रथम हारमोनियम संगीतकार होने का गौरव प्राप्त किया है। हारमोनियम किस प्रकार के रीड वाला वाद्य यंत्र है? हारमोनियम किस प्रकार के रीड वाला वाद्य है? तो यह आपका स्वतंत्र रीड युक्त वाद्य है। स्वतंत्र रीड वाला वाद्य। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक स्वर के लिए स्वतंत्र रीड लगे होते हैं अलग अलग। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद की
मध्ययुगीन शैली पर प्रकाश डालने वाला सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इस ग्रंथ का नाम है मानकौतूहल। 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 और इसे किसने लिखा है? तो राजा मानसिंह तोमर। राजा मानसिंह तोमर ने इस ग्रंथ को लिखा है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ग्वालियर के रहने वाले थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने मानकौतूहल ग्रंथ को लिखा है और इसी ग्रंथ में ध्रुपद की मध्ययुगीन शैली पर प्रकाश डालने वाला सर्वप्रथम ग्रंथ का गौरव प्राप्त किया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी भी प्रबंध के दो अंग होते हैं, साहित्य और संगीत। मध्यकाल में इसी साहित्यक तथा सांगीतिक अंग को क्या कहा जाता था? तब इन्हें धातु तथा मातु कहते थे। धातु तथा मातु। हम धातु किसको कहते थे? तो साहित्यक अंग को। साहित्यक अंग को धातु कहते थे। ठीक है। और मातु किसको कहते थे? तो सांगीतिक अंग को। ठीक है। सांगीतिक अंग को मातु कहते थे। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन ध्रुवपदों में धातु के कितने खंड होते थे? फिर से सुनिए कि मध्यकालीन ध्रुवपदों में धातु के कितने खंड होते थे? तो इसका उत्तर है 3। 3 खंड होते थे। क्या नाम था? तो उद्ग्राह, इसके बाद ध्रुवा, और तीसरा जो था वो आपका आभोग था। आभोग। तो मध्यकालीन ध्रुवपदों में धातु के 3 खंड होते थे, उद्ग्राह, ध्रुवा और आभोग। आगे चलकर यह 4 हो गए। आगे चलकर क्या हो गया? तो ये 4 हो गए, उद्ग्राह, ध्रुवा, मेलापक और आभोग। और बाद में इसे अस्थाई अंतरा संचारी तथा आभोग कहा जाने लगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा तथा उस्ताद फयाज खान किस गायन शैली हेतु प्रसिद्ध थे? तो ये सभी ध्रुपद गायक थे। ध्रुपद हेतु। ध्रुपद हेतु। चलिए अगला प्रश्न है कि धमार गायन शैली किस ताल में गाया जाता था? तो इसे धमार ताल में ही गाते थे। ठीक है। धमार गायन शैली को धमार ताल में ही गाया जाता है। इसमें 14 मात्राएं होती हैं। इसमें 14 मात्राएं होती हैं। धमार गायन शैली में राधा और कृष्ण
रंग व अबीर एवं होली खेलने का वर्णन मिलता है। ठीक है। चारचरी ताल का अन्य नाम क्या है? तो इसको हम चाचर या दीपचंदी के नाम से भी जानते हैं। चाचर या दीपचंदी ताल या चारचरी ताल एक ही बात है। धमार गीत के कितने भाग होते हैं? तो धमार गीत के 2 भाग होते हैं। ठीक है, स्थाई और अंतरा। स्थाई, अंतरा। धमार गायन शैली ध्रुपद के समान होती है। धमार में श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्रुपद की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुपद की प्रकृति कैसी होती है? तो गंभीर होती है। कैसी होती है? तो गंभीर प्रकृति होती है। और धमार की प्रकृति कैसी होती है? तो चंचल होती है। अगला प्रश्न है कि सादरा गीत किस ताल में निबद्ध होती है? सादरा गीत जो होता है वो आपका सूल ताल में निबद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? तो ध्रुपद गायकों को कलावंत कहते थे। ठीक है। और कहते थे में इस बात को हम रखेंगे। और आजकल क्या कहा जाता है? तो ध्रुपदिया कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर है ध्रुपदिया। ठीक है। ये कलावंत जो है इसको हम मध्यकाल में कहा करते थे। मध्य युग में ध्रुपद गायकों को कलावंत कहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वे कलावंत जो साहित्य और संगीत दोनों अंगों में निपुण होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हीं को वाग्यकार के नाम से जाना जाता था। वाग्यकार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ध्रुपदों की विभिन्न शैलियों को क्या कहा जाता था? ध्रुपदों के विभिन्न शैलियों को क्या कहा जाता था? तो उसे वाणी कहते थे। वाणी कहिए या फिर वाणी कहिए, एक ही बात है। ये वाणियाँ 4 थी। गौहार, जिसको गोबरहार भी कहते हैं, डागुर, खंडार या खंडार भी इसको कहते हैं। खंडहार कहिए या फिर खंडार कहिए, एक ही बात है। और उसके बाद जो चौथा है वो आपका नौहार बानी है। तो डागुर बानी हो गया यहाँ पर में, खंडार बानी हो गया ना, और नौहार बानी हो गया, और आपका गोबरहार बानी हो गया। ये 4 बानी हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तानसेन किस बानी के गायक थे? तो तानसेन गोबरहार बानी के गायक थे। इस गोबरहार को हम गौहार भी कहते हैं। गौहार बानी के गायक थे ये। ठीक है। तानसेन की बाणी जो है वो गोबरहार यानी गौहार है। ब्रजचंद्र की डागुर बानी है।
श्री चंद्र की नौहार बानी है, समोखन सिंह की खंडार बानी है। तो चारों बानियों को हमने बता दिया, आपको ध्यान रखिएगा। आज की परिभाषा में बानी को घराने या अंग्रेजी में स्कूल कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गायन के किस शैली में बोलतान, गमक की तान, मींड, आंदोलन, हलक, लहक आदि का अधिक प्रयोग होता है? तो उस गायन शैली का नाम है ध्रुपद। क्या नाम है जी? ध्रुपद में ऐसा होता है। ध्रुपद में इसमें जोड़ का आलाप भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वामी हरिदास, बैजू गोपाल नायक, तानसेन पंडित राज जगन्नाथ तथा तानसेन के पुत्र बिलास खान किस शैली के प्रसिद्ध वाग्यकार थे? तो ये सभी लोग ध्रुपद गायन शैली के प्रसिद्ध वाग्यकार थे। ध्रुपद गायन शैली के ध्रुपद गायन शैली के ये लोग प्रसिद्ध वाग्यकार थे। इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। यदि सेशन पसंद आया है, प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।